वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टडी हब लाइव। हमारी इंडियन इकोनॉमी की जो सीरीज चल रही है उसकी ये सेकंड वीडियो आने वाली है, जिसमें पूरी इंडियन इको एक फन, एक बहुत मजेदार वे में हम खत्म करेंगे बेटा। तो ध्यान से देखना, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जब ब्रिटिशर्स आए, मतलब 1947 से पहले कॉलोनियल एरा था वो, बट आज की हम देखेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा, जो कि 1950 टू 1990 में शुरुआत होगा। तो फटाफट अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और कॉपियां निकाल लीजिए। शुरू करते हैं इको का चैप्टर नंबर 2, इंडियन इको का। तो शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो ध्यान से देखना, इंडियन इकोनॉमी कॉलोनियल एरा के बाद जो शुरू होती है, हम वो शुरू करने वाले हैं बेटा। तो सबसे पहले हम ये पढ़ने वाले हैं सर इकोनॉमी के टाइप्स क्या होते हैं। तो बेटा जी, इकोनॉमी 3 टाइप्स की होती है, जिसका नाम है कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो बेटा एक एक करके डिस्कस करेंगे। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से, वही लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनको कौन ओन करता है बेटा? प्राइवेट सेक्टर ओन करता है। ठीक है, इन्हें ओन कौन करता है बेटा? प्राइवेट सेक्टर ओन करता है। और इनका मेन एम क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इनका मेन एम होता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हम कमा सके। ठीक है, इनका मेन एम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और इसे मैं प्यार से और बुक प्यार से रिच ओरिएंटेड सोसाइटी भी बोलती है। मतलब किसके हाथ में है रिसोर्सेज? रिच के हाथ में है। पुअर तो बेटा सरवाइव कर ही नहीं पाएगा। वहीं इसका एग्जांपल अगर मैं दूं, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑल डिपेंड ऑन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर, जहां पर डिमांड और सप्लाई रेगुलेट करती है हमारी इकोनॉमी को। अगर सेकंड की बात करूं, सोशलिस्ट, यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कौन होल्ड करता है? गवर्नमेंट होल्ड करती है। इनका मेन एम होता है सोशल वेलफेयर। इस सोसाइटी में थोड़ी सी दिक्कत होती है कि इसकी जीडीपी ज्यादा नहीं बढ़ती, एज प्रोडक्शन का सारा पैसा सोशल वेलफेयर पे स्पेंड कर दिया जाता है बेटा जी। ओके, मिक्स्ड इकोनॉमी, इसका एग्जांपल अगर मैं दूं तो वियतनाम आपने सुना होगा। वियतनाम फॉलोज सोशल इकोनॉमी मॉडल। वहीं मिक्स्ड इकोनॉमी एक मिक्सचर है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का और सोशलिस्ट इकोनॉमी का, जहां पे प्राइवेट और पब्लिक साथ में मिलके काम करती है। इससे क्या होता है बेटा? इससे बेटा क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी होता है, प्लस सोशल वेलफेयर भी होता है। इसका अगर मैं एग्जांपल दूं तो इंडिया, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल बेटा इंडिया है। इंडिया फॉलोज मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल, जहां पे प्राइवेट भी एग्जिस्ट कर रहा है, पब्लिक भी एग्जिस्ट कर रहा है एक इकोनॉमी में, और काफी हेल्प मिलती है उनको। लाइक वे दोनों म्यूचुअली आपस में काम करते हैं और रेगुलेट करते हैं मार्केट को। फटाफट बेटा जी स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, काफी इंपॉर्टेंट। गॉट इट? स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा आपने? आगे चलते हैं। ठीक है, आगे ध्यान से देखना बेटा। अब हम शुरू करते हैं कॉलोनियल एरा के बाद क्या हुआ। इंडियन इको की हमारी सीरीज चल रही है, बहुत मजेदार सीरीज है बेटा। वेब सीरीज के अलावा इन सीरीज को देखो, आपके एग्जाम्स में तो कम से कम अच्छे मार्क्स आएंगे। इन सीरीज से तो आपके मम्मी पापा भी नहीं डांटेंगे कि ये सीरीज क्यों देख रहे हो। एपिसोड जो हमारे हैं टीटीएस में आते हैं 330 पे। ध्यान से देखना, इकोनॉमिक प्लानिंग देखो बेटा, 1950 टू 1990 ना, सबसे पहले नीड क्या थी? ठीक है, क्या नीड थी इंडिया में? मतलब क्यों चाहिए प्लानिंग? आपके पेपर आ रहे हैं, आपको क्यों चाहिए प्लानिंग? क्योंकि बेटा प्लानिंग से ही दुनिया जीती जाती है। आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, प्लान करो, बिकॉज प्लान से ही आप उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाओगे जो आपने देखा है अपने सपनों में। तो नीड क्या थी इंडिया को इकोनॉमिक प्लानिंग की? सर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा था। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज्यादा था, और पर कैपिटा इनकम, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये बहुत लो थे। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा था और जीडीपी और पर कैपिटा इनकम बहुत लो थे बेटा। जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो भी इतना डेवलप्ड नहीं था। मैं एनसीईआरटी की लाइन चुन के लाया हूं बेटा, सिर्फ यहां नजर लगा लो, इंडियन इको में तुम पार हो जाओगे। इंडस्ट्रियल जो हमारा सेक्टर था वो डेवलप नहीं था, और इंडियन हैंडीक्राफ्ट भी रुइन हो रहे थे, खराब हो रहे थे। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था
कि जैसे प्रिंसली कोर्ट खत्म होने लग गए तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट भी बेटा कम होने लग गए। आगे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर भी बहुत ज्यादा क्या बन गया बेटा, बैकवर्ड बन गया, बहुत ज्यादा निकम्मा सेक्टर हो गया हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर भी। इसलिए इंडिया को चाहिए इस बैकवर्डनेस को रिमूव करने के लिए, इस बैकवर्डनेस को रिमूव करने के लिए इंडिया को चाहिए अब एक उपाय। किसका उपाय सर? इकोनॉमिक प्लानिंग। तो कैसे हुआ इकोनॉमिक प्लानिंग बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लेते चलना। इकोनॉमिक प्लानिंग कैसे हुआ? सबसे पहले मैं प्लान बताता हूं, प्लान क्या होता है। आप भी बेटा प्लान बनाते हो, कैसे पढ़ोगे? तो प्लान स्पेसिफाइज अ सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड, कि मुझे क्या क्या, आपने प्लान बनाया हुआ बोर्ड्स के लिए कि मुझे एनसीईआरटी करनी है, मुझे एक्स्ट्रा बुक्स करनी है। बेटा प्लान ही है जिससे आपको पता लगता है, जिससे डायरेक्शन मिलती है कि मुझे क्या क्या अचीव करना है, मेरे को क्या क्या फोड़ना है अपनी लाइफ में। तो वो प्लान से ही आपको पता लगता है बेटा। तो प्लान से हमें अचीव कितना टाइम में, आपको टाइम भी पता लगता है कि भाई मुझे तो मार्च में बोर्ड है, उसमें फोड़ आग लगा देनी है, ठीक है। तो इससे आपको यह पता लगता है क्या क्या अचीव करना है और कब करना है, ठीक है, कब तक करना है। तो बेसिकली क्या हुआ, तो इंडिया ने 5 ईयर प्लान मॉडल अडॉप्ट करा। इंडिया का मॉडल का नाम क्या था बेटा, मैं लिख भी देता हूं, 5 ईयर प्लान मॉडल। 5 ईयर प्लान मॉडल आया था। पहला प्लान 1951 से लेकर 56 का था, 1951 टू 56 का प्लान था बेटा। और इसको सेट करा प्लानिंग कमीशन ने, ठीक है। हमारे यहाँ एक कमीशन एस्टैब्लिश हुआ, प्लानिंग कमीशन बेटा। और ये किसके अंडर में, 15 में, ये डेट भी बेटा याद रखना, इंपॉर्टेंट डेट है, 15 मार्च 1950। इस दिन एस्टैब्लिश हुआ था। किसकी लीडरशिप में? पीसी महल नॉबिस, इनकी लीडरशिप में। पीसी महल नॉबिस ये थे जो हेड बने थे हमारे किसके, प्लानिंग कमीशन के। आगे जाके 1 जनवरी, मैं कुछ डेट्स बेटा मार्क कर रहा हूं, एक तो ये, एक ये, प्लानिंग कमीशन का नाम, पीसी महल नॉबिस का नाम, ठीक है। 1 जनवरी 2015 को इसको, ये जो हमारा प्लानिंग कमीशन था, ये जो भी हमारा प्लानिंग कमीशन स्ट्रक्चर था, इसे शिफ्ट करके मोदी जी ने कर दिया नीति आयोग। इसे मोदी जी ने बेटा क्या कर दिया, नीति आयोग, ठीक है। ये कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 पे, ठीक है। ये बनाता था 5 ईयर प्लान और ये मॉडल बनाने लग गया 1 ईयर प्लान बेटा, 1 ईयर के। इन्हें लगा कि 5 ईयर बहुत ज्यादा बड़ी ड्यूरेशन हो जाएगी, इतने बड़े हम अजम्पशंस नहीं लेकर चल सकते, तो इन्होंने सबको शिफ्ट कर दिया 1 ईयर प्लान मॉडल पे। बताओ फटाफट समझ आया बेटा, नहीं आया? स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट कर लो जो शॉर्ट नोट्स बना रहा है फटाफट गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लानिंग कमीशन के बारे में। ओके, ये आपको पीपीटी भी डिस्क्रिप्शन में अटैच मिल जाएगी। ओके, तो भाई प्लानिंग कमीशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, क्यों बनाया गया प्लानिंग कमीशन? तो सर सबसे पहले ग्रोथ, हम चाहते थे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो, हमारी इकोनॉमी जो है वो ग्रो करे। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बनाया, ग्रोथ प्लानिंग कमीशन बनाया गया ग्रोथ के लिए बेटा। बनाया गया मॉडर्नाइजेशन के लिए। अब मॉडर्नाइजेशन टेक्नोलॉजी वाइज भी, हम टेक्नोलॉजी वाइज भी राइज करें और सोशल आउटलुक वाइज भी। एक बात बताओ, आज भी दहेज प्रथा होती, आज भी सती प्रथा होती कि फीमेल्स को मतलब हमने बर्न कर दिया विद देयर हस्बैंड्स, तो क्या हम मोरली डेवलप हो गए? तो नहीं हुए। तो मॉडर्नाइजेशन में 2 चीजें आती है बेटा, एक तो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन और सोशल आउटलुक में चेंज आना। तो ये दोनों किसके अंदर आ गए बेटा? मॉडर्नाइजेशन के अंदर। अगला है सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस क्या होता है कि हम किसी और पे डिपेंडेंट ना हो। सपोज करो हम चाइना से फुटबॉल मंगा रहे हैं, तो अपने घर में बना लेते हैं, अपने इंडिया में बना लेते हैं। इससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी और हमें बाहर फॉरेन करेंसी भी नहीं देनी पड़ेगी, हमारे पास रिजर्व्स बचे हुए रहेंगे बेटा, ठीक है। तो हमारा सेल्फ रिलायंस पॉलिसी आई बेटा। सेल्फ रिलायंस से हमें ये फायदा मिला कि हमें ज्यादा स्पेंड नहीं करना पड़ा, हमारा एम्प्लॉयमेंट भी राइज करा। और अगला है इक्विटी बेटा। इक्विटी क्या है? सपोज करो मेरे पास ये 2 भाई हैं, ये हमारा याद है सबको, फटाफट कमेंट बॉक्स में सैम कर दो, चुलबुल पांडे ओपी,
और ये क्या था, बागड़ बिल्ला। बागड़ बिल्ला ओपीबी कमेंट बॉक्स में स्पैम कर दो। इस भाई के पास 1000 है, इसके पास एक भी रुपया नहीं है, और दोनों सगे भाई हैं, हिंदुस्तान के वासी हैं। तो इक्विटी ये नहीं कहती कि दोनों को 500-500 दे दो। इक्विटी ये कहती है इसको ज्यादा पैसा चाहिए तो दोनों की नीड के हिसाब से हम दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन कर दें, जिससे ना इसका लॉस हो और ना इसका लॉस हो। सपोज करो इसे 200 ही चाहिए हमारे बागड़ बिल्ले को, उसमें खुश है, तो इसको 500 क्यों दे, हम हाफ हाफ क्यों करें। इस भाई को 800 चाहिए, तो इक्विटी कहती है डू नॉट डू इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, डू डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू नीड। इसे 200 चाहिए 200 दो, इसे 800 चाहिए 800 दो। ये मत करो 500-500 दोनों ले रहे हो, इसको तो नीड ही नहीं थी 500 की, ये रिच हो जाएगा और ये पुअर हो जाएगा। तो इस बागड़ बिल्ले और चुलबुल पांडे की कंट्रोवर्सी को बचाने के लिए इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करा गया बेटा। इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या बोला गया कि डिस्ट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू नीड, नीड के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करा जाए बेटा, नीड के अकॉर्डिंग। तो ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव से प्लानिंग कमीशन के। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जी, स्क्रीनशॉट ले लो, पीपीटी भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में अटैच बेटा। चलें आगे। ओके एवरीवन, मूविंग टू नेक्स्ट कि सर अब काम क्या क्या हुआ देश के लिए, मेरे को ये बताओ। तो सर एग्रीकल्चर में कुछ लैंड रिफॉर्म्स लिए गए। पहला था रेंट रेगुलेशन। पहले ना लैंडलॉर्ड जमींदार कुछ भी रेंट मांग लेते थे, 50% दे दो, 100% दे दो अपनी क्रॉप प्रोड्यूस का। तो रेंट को रेगुलेट करा गया, एक लिमिट सेट करी गई रेंट की कि इस लिमिट के ऊपर या नीचे आप इसी लिमिट में प्ले कर सकते हो रेंट में, ये नहीं है आप कुछ भी मांग लो, एक लिमिट सेट की गई। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताऊं, आरआरए आया था एक, रेंट रेगुलेशन एक्ट, रेंट रेगुलेशन एक्ट आया था जिसमें रेंट को रेगुलेट किया गया बेटा। आगे कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। सपोज करो ये पूरे ना गांव है, इस गांव का नाम रख देते हैं पालमपुर, ठीक है। मेरी छोटी सी जमीन यहाँ पर है और एक छोटी सी जमीन यहाँ पर है, तो बेटा मैं दो जगह कैसे एग्रीकल्चर करूंगा, मैं तो परेशान हो जाऊंगा। तो लैंड कंसोलिडेशन में बोला गया ये जमीन हम ले लेंगे, गवर्नमेंट ले लेगी और सेम जमीन आपको इसी के साथ में दे दी जाएगी। अब आपका लैंड इतना बड़ा बन जाएगा बेटा, छोटा सा लैंड क्या हो जाएगा, बड़ा बन जाएगा, जिससे आपको परेशानी भी नहीं होगी और आप ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे। इसे बेटा बोला गया लैंड कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। लैंड सीलिंग क्या होता है बेटा, इसमें लिमिट सेट कर दी कि कोई भी ओनर इस लैंड जैसे इतने हेक्टेयर से ज्यादा लैंड परचेज नहीं कर सकता, उससे ज्यादा लैंड वो परचेज नहीं कर सकता। बिकॉज वो ओनर क्या कर रहे थे, लैंड खरीद रहे थे, खरीद रहे थे, खरीद रहे थे, रुक ही नहीं रहे थे। गरीब फार्मर्स का लैंड भी वो खरीदते जा रहे थे, जिसकी वजह से एक लैंड पे लिमिट लगानी पड़ी बेटा। इसे बोलते हैं लैंड सीलिंग। और अगला अबॉलिशन ऑफ लैंड इंटरमीडिएरी। इसका थोड़ा सा मैं आपको ना रिकैप देता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ये भाई हमारा चुलबुल पांडे, बागड़ बिल्ला, सॉरी ये थी बबली बदमाश, चुलबुल पांडे, बागड़ बिल्ला था ये, ठीक है। तो ये तीनों हमने पढ़ा था जमींदारी सिस्टम कि ये इससे ले रहा है, ये हमारा बागड़ बिल्ला इस चुलबुल पांडे से ले रहा है, ये इससे ले रहा है, ये ज्यादा बीच में दोनों ऐश कर रहे हैं। तो जो बीच वाली पार्टी थी ना, ये जमींदार जो मैं हिला रहा हूं, ये बागड़ बिल्ला, इसको हटा दिया गया और लाया गया कि डायरेक्ट हमारा जो टेनेंट है हमारा चुलबुल पांडे, वही इस ओनर बबली बदमाश को रेंट देगा। बीच में कोई भी मीडियोकर, बीच में कोई भी ब्रोकर नहीं होगा। तो सारे इंटरमीडिएरी जितने भी थे ब्रोकर से, उनको हटाया गया बेटा, उनको रिमूव करा गया, ठीक है। इसीलिए इसे बोलते हैं अबॉलिशन ऑफ लैंड इंटरमीडिएरी। जितने भी इंटरमीडिएरी थे, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट गाइस। ये थे सारे के सारे लैंड रिफॉर्म्स जो भी हमने देखे। आगे बेटा फिर आया एग्रीकल्चर में ब्रह्मास्त्र, दैट इज ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या आया बेटा, हम देखते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या था, एग्रीकल्चर को
एडवांस लेवल पे लेकर जाने वाला ये था, एग्रीकल्चर को बहुत ऊपर लेकर गया रिवॉल्यूशन। ये शुरू हमारा हुआ था, जिसमें कैसे हुआ था, हमें पता है कि मॉनसून डिपेंडेंट इकोनॉमी थी। ये एनसीईआरटी की लाइंस छाट के लाया हूं बेटा मैं आपके लिए, एनसीईआरटी की लाइनों के बीच में से पढ़ेंगे और पेपर में अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। मॉनसून डिपेंडेंट इकोनॉमी थी, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी फार्मिंग एक्टिविटीज में। टेक्नोलॉजी और मशीनरी बिल्कुल ऑब्सोलीट थी, खराब थी, सड़ी हुई टेक्नोलॉजी थी इंडिया के पास, जिससे क्या हो रहा था, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा क्या हो रही थी बेटा, लो हो गई थी। इससे क्या हुआ, लैंडलॉर्ड एक्सप्लॉइट कर रहे थे, मतलब त्रासदी, तबाही, यही चल रहा था। अब इसमें क्या हुआ, आगे देखना ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन फायदा लेकर आई, उन्होंने बोला कि कमर्शियल क्रॉप्स छोड़ो, हम उन्हें कुछ क्रॉप्स पे फोकस करा, लाइक वीट, राइस, इन दो पे। और कम स्टेट्स थी, स्टेट्स कौन कौन सी थी, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड कुछ यूपी बिहार के पार्ट्स। कुछ स्टेट्स में बेटा फोकस हुआ, इससे फार्मर्स को क्या फायदा हुआ, इनपुट्स बहुत अच्छे से मिलने लग गए। इनपुट्स में HYV सीड्स, हाई यील्ड वेराइटी, ये काफी अच्छी प्रोडक्टिविटी देते हैं बेटा HYV सीड्स, हम ये मिले। साथ में उन्हें टेक्नोलॉजी प्रॉपर मिली, इरिगेशन फैसिलिटी प्रॉपर मिली, ठीक है। इसके बाद साइंटिफिक फार्मिंग कॉन्सेप्ट, कुछ साइंटिफिक फार्मिंग कॉन्सेप्ट आए कि आप जैसे साइंटिफिक फार्मिंग में क्रॉप रोटेशन क्यों नहीं करते। क्रॉप रोटेशन आपको एसएसटी में बेटा पढ़ाया गया होगा कि एक ही लैंड पे क्रॉप को अलग अलग तरीके से उगा, अलग अलग क्रॉप्स को उगाना, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे। क्रॉप रोटेशन सिस्टम आया, प्रॉपर प्राइस मैकेनिज्म आया, ये नहीं कैसे भी खरीद लो बेटा, कैसे भी बेच रहे हैं, इसके लिए आया सिस्टम एमएसपी का। एमएसपी क्या होता है बेटा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये आजकल काफी आंदोलन वगैरह भी चले थे इसके एमएसपी के। एमएसपी सिस्टम आया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। इससे क्या हुआ, फार्मर्स इसके अलावा किसी भी प्राइस पे खरीद ही नहीं सकते थे, ना वो बेच सकते थे। एंड अगला आया प्रॉपर क्रेडिट बैंकिंग सिस्टम। क्रेडिट बैंकिंग सिस्टम क्या था बेटा, प्रॉपर बैंक्स एस्टैब्लिश किए गए। कुछ ग्रामीण रूरल बैंक्स थे बेटा, ग्रामीण मतलब गांव, ग्रामीण रूरल बैंकिंग सिस्टम आया। ये आगे जाके हम पढ़ेंगे, हमारा एक चैप्टर भी है रूरल डेवलपमेंट के नाम से। रूरल बैंकिंग सिस्टम आया बेटा, ग्रामीण बैंक्स खुले। इससे क्या हुआ, जमींदार जो थे उनकी एक्सप्लॉयटेशन खत्म हो गई, उनकी एक्सप्लॉयटेशन खत्म हो गई, क्योंकि प्रॉपर हम सिस्टम ले आए बैंकिंग का हमारे अंदर। ओके, प्रॉपर सिस्टम आया जिससे कोई भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं रही। फटाफट गाइस, ग्रीन रेवोल्यूशन नोट कर लो फटाफट, तालियों के साथ, एनर्जी हाई रहनी चाहिए आप सबकी। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट। इंडस्ट्रियल सेक्टर में चेंज लाने के लिए बेटा लॉन्च करा गया आईपीआर 1956। 1956 में लॉन्च हुआ था, फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन। अब देखो, एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप हो गया, ठीक है, हो गया भाई, उन्हें काफी ग्रीन रेवोल्यूशन ने कर दिया। अब बारी थी इंडस्ट्रियल सेक्टर की, आईपीआर लेकर आया गया बेटा। आईपीआर में क्या बोला गया कि पब्लिक सेक्टर को बढ़ाएंगे, जो गवर्नमेंट का पब्लिक सेक्टर है ना बेटा, उसको बढ़ाएंगे, और हैवी इंडस्ट्री, हैवी मशीन की जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसको इंक्रीज करेंगे, जिससे गवर्नमेंट का भी कंट्रोल रहे और प्राइवेट का भी कंट्रोल रहे, तो एक कोऑपरेशन रहे दोनों के बीच में, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के बीच में। उसके लिए ध्यान से देखना, कुछ स्टेप लिए गए। पहला स्टेप क्या लिया गया, जो हमारी इंडस्ट्रीज थी ना उन्हें 3 कैटेगरी में बांटा गया बेटा, 3 कैटेगरी में डिवाइड करा इंडस्ट्री को। पहली कैटेगरी का नाम था शेड्यूल ए। शेड्यूल ए में 17 इंडस्ट्रीज थी, 17 इंडस्ट्रीज थे, जिसमें सिर्फ क्या है, पब्लिक सेक्टर इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर इन्वेस्ट कर सकता है। शेड्यूल बी, इसमें 12 इंडस्ट्रीज थी, और शेड्यूल 3 जितनी भी बच गई रेस्ट, इसमें प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट कर सकता है, और इसमें एक मिक्स्ड ओनरशिप हो सकती है। मिक्स शेड्यूल बी में
मिक्स्ड ओनरशिप हो सकती है बेटा। इन 17 में मैं आपको बताता हूँ, डिफेंस आ गया, गन्स वगैरह, न्यूक्लियर एनर्जी आ गया, रेलवेज आ गया, एटॉमिक बॉम्ब्स आ गया। तो 17 इंडस्ट्रीज रिजर्व थी जो, और शेड्यूल बी में 12, और इसमें रेस जितनी भी बच गई 17 और 12 को छोड़ के जितनी भी बच गई उसमें प्राइवेट फ्रीली ऑपरेट कर सकता है। इसमें उसे गवर्नमेंट का साथ चाहिए, सबका साथ सबका विकास, ठीक है। और इसमें सिर्फ सोशल मतलब पब्लिक सेक्टर ही हमारा इन्वॉल्व हो सकता है। बेटा बताओ समझ आया नहीं आया? वेरी इंपॉर्टेंट इंडियन इको का टॉपिक। गॉट इट? शुड आई मूव? स्क्रीनशॉट लेते चलना बेटा, पीपीटी भी आपको मिल जाएगी। तो इसमें देखो कुछ चीजें क्या क्या करी गई। प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट किया गया इन आईपीआर 1956। इससे क्या होगा? इंडस्ट्रियलाइजेशन बैकवर्ड रीजन में भी होगी। जैसे प्राइवेट सेक्टर को बोला गया कि भाई अब बिहार में जाओ। आपको पता है गुड़गांव, जो आप आज आप नाम सुनते हो, गुड़गांव, नोएडा, ये पहले जंगल थे। इनमें बोला गया भाई जा यूपी में जा, नोएडा बना। तो वहीं से डेवलप हुए हमारे प्राइवेट सेक्टर, वहां पर गए। पहले उन्हें एक लाइसेंस लेना पड़ता था एंट्री करने, कोई भी बिजनेस करो आपको एक लाइसेंस लेना पड़ता था। बट आईपीआर ने बोला भाई पहली फुर्सत में निकल, अबॉलिश कर दिया लाइसेंस को, अबॉलिश कर दिया, ऐसी तैसी कर दी लाइसेंस की, अबॉलिश कर दिया, बंद कर दिया, क्या फ्रीली काम करो, ठीक है। पहले क्या था बेटा, ठीक है, पहले ये बोल रखा था कि बैकवर्ड रीजन में हमारा इंडस्ट्री लगाने पे वहां पर सेज बनाए गए। सेज आपने 10th में भी पढ़ा होगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बेटा। वहां पर आपको टैक्स नहीं देना, बिजली का बिल में छूट मिल जाएगी। इससे क्या हुआ? बैकवर्ड रीजन्स भी डेवलप हुए, स्ट्रांग हुए मेरे बैकवर्ड रीजन्स। ओके, आगे देखना, लाइसेंसेस को बैन करा गया, टैरिफ पॉलिसी को इजी करा गया। आगे आईपीआर के आगे पढ़ते हैं, फॉरेन सेक्टर में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लाया गया। इंपोर्ट मतलब बाहर से खरीदना, सब्स्टिट्यूशन मतलब मत खरीदो। इसे बोला गया कि बाहर से खरीदने की बजाय घर में बना लो। इस पॉलिसी का नाम लाया गया इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी। इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी, इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी आई गई बेटा। इनवर्ड लुकिंग में हम अपने अंदर देश का देख रहे हैं, बाहर ऐसी तैसी कराओ, बाहर हमें जाना ही नहीं, बाहर से हमें इंपोर्ट ही नहीं कराना, हम तो अपने देश का माल खरीदेंगे, देश का ही खाएंगे। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इज इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी। मैं आपको बता रहा हूं, एनसीईआरटी की चुनिंदा लाइंस लेकर आया हूं मैं आपके लिए। इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी थी, ये क्या डिस्को डिस्करेज कर रही थी? इंपोर्ट्स को। इंपोर्ट्स को इसने डिस्करेज करा कि मत करो इंपोर्ट, मत करो, देश खतरे में है, इंपोर्ट को बंद करा। इसकी स्ट्रैटेजी ये थी ताकि फॉरेन कॉम्पिटिटर को बीट किया जा सके, इससे डिपेंडेंसी कम हो गई हमारी दूसरे देशों पे। आज हमें रशिया झुक के बात करता है, झुक के रहना पड़ेगा, बट कोई टाइम था कि रशिया, यूएस सब हमारे अगेंस्ट थे। आज हम कहते हैं झुक के रहना पड़ेगा बेटा, हमारे आगे झुक के रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हम सेल्फ रिलायंट हैं। हमारा साथ मत दो, हम भी किसी का साथ नहीं देंगे, ठीक है। हमें पता है क्या है, इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी हमने फॉलो करी, उसके ही कारण है। आगे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बेटा। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से क्या हुआ? डोमेस्टिक प्रोड्यूसर, जो हमारे देश के प्रोड्यूसर थे, उनको सेफ्टी मिली। उन्होंने सेफ फील करा कि हाँ भाई कोई हमारी भी सोच रहा है। वो तो शायद मेरा ना सोच पाई, बट मैंने अपने देश का सोचा बेटा। उन्हें सेफ्टी मिली। हमने कोटा, कोटा का नाम सुनते ही जनरल वाले खड़े मत हो, सीट इस बार आपके लिए भी है, बिकॉज डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को एक कोटा दिया गया बेटा, उन्हें कोटा दिया गया जिसमें उन्हें प्रोटेक्शन मिली। फटाफट बताओ समझ आया बेटा या नहीं आया? आगे चलते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2। मजा आ गया होगा, मुझे यहीं से फीलिंग आ रही है बच्चे नाच रहे हैं खड़े होके। तो ऐसे ही नाचते रहिए, क्योंकि इंडियन इको की सीरीज शुरू हो रखी है जिसमें ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस आएंगी और पूरी इंडियन इको हम खत्म करेंगे एक मजेदार एलिमेंट के साथ। ये एक तरह से क्रैश कोर्स है इंडियन इको का, बिल्कुल फ्री आपकी स्क्रीन पर रहेगा। बट मैं आपसे फीस में कुछ नहीं चाहता, मुझे एक छोटा सा मोटिवेशन दे दो बाय लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन रहे कि कैमरे के परे भी एक दुनिया है जिन बच्चों के लिए हमें काम करना है। अगर आपको कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला है, आप कभी भी कमेंट कर सकते हैं अपना डाउट। मैं पर्सनली आपका डाउट अटेंड करने आऊंगा सीधा कमेंट सेक्शन में।
एंड कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आपसे तो हमें ऑफलाइन पढ़ना है, तो आप इस नंबर पे मेरी टीम को मैसेज कर सकते हैं। हमारे दिल्ली में ऑफलाइन सेंटर्स हैं, अगर किसी भी ऑफलाइन सेंटर में सीट वेकेंट होगी तो वो आपको सीट एलोकेट करेंगे और आपको मिलेगा मौका मेरे से लाइव पढ़ने का। बट अगर आप कहीं और रहते हैं, दिल्ली में नहीं रहते, तो यूट्यूब पे तो हमारी सीरीज पूरी आने वाली है। बहुत जल्द ये सीरीज लाइव भी होगी हमारी ऐप पर, लाइव क्लासेस के साथ उस पर काम चल रहा है। बट हम यूट्यूब पे तो मिलने वाले हैं काफी टाइम के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आपको मजा आया। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।